हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का मैथ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस मैथ पार्ट 1 का हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शन। दोस्तों, संबंध एवं फलन को आपने पिछली कक्षा में भी विस्तार रूप से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम संबंध एवं फलन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, ये संबंध एवं फलन जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बच्चे बहुत ही कम कंसंट्रेट करते हैं, बहुत ही कम ध्यान देते हैं, इसको बहुत टफ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके छोटे छोटे बेसिक रूल्स, छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ जाए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, संबंध एवं फलन स्टार्ट करने से पहले हम उन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे जो इसमें हमें बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों, आपको इस चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा, संबंध एवं फलन। संबंध एक अलग है, फलन एक अलग चीज है। तो सबसे पहले हम संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संबंध पढ़ेंगे और संबंध पढ़ने से पहले हम समुच्चय पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा समुच्चय, जिसे हम सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन जान लेते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? तो समुच्चय की परिभाषा बहुत ही छोटी परिभाषा है। आप देख रहे होंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, अथवा हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। दोस्तों, डेफिनेशन पढ़ के, समुच्चय की परिभाषा पढ़ के आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आपको कुछ ही बातें समझ में आई होंगी, लेकिन इसको डिटेल से जानने के लिए, इसको विस्तार रूप से जानने के लिए आपको 2 शब्दों पे ध्यान देना होगा। और वो जो 2 शब्द हैं, वो 2 शब्द हैं हमारे सुपरिभाषित संग्रह। दोस्तों, इसका जो अर्थ है, सुपरिभाषित का जो अर्थ है, वो सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ है, सु माने होता है निश्चित, परिभाषित, परिभाषा, संग्रह में होता है एकत्रित होना, एकत्रित करना। अर्थात वस्तुओं को निश्चित परिभाषा के अनुसार एकत्रित करना समुच्चय कहलाता है। दोस्तों, अब आपको ये बात थोड़ी सी हल्की समझ में आई होगी, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ उदाहरण लेता हूं, और उन उदाहरणों की मदद से आप समुच्चय को बहुत ही अच्छी तरह से जान पाओगे। दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 उदाहरण यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला उदाहरण है संसार के 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। अब ये जो, दोस्तों, आप यहां बोल सकते हो इसको ऐसे भी कि संसार के 5 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को, इस बात को आप 5 व्यक्तियों से अगर पूछोगे, अलग अलग 5 व्यक्तियों से पूछोगे कि भाई बताइए
कि संसार के 5 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको जवाब मिलेंगे कि आप ये समझ के चलिए कि आपने 5 व्यक्तियों से पूछा, आपने 5 व्यक्तियों से ये पूछा कि संसार के 5 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह बनाइए आप। दोस्तों आप मान के चलिए कि सबसे पहले आप इस पहले वाले व्यक्ति के पास गए और आपने पूछा संसार के 5 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह बताइए। तो इस पहले व्यक्ति के द्वारा, मान के चलिए इस पहले व्यक्ति के द्वारा आपको जो नाम मालूम पड़े हैं वो मालूम पड़े, सपोज करो सबसे पहले विराट कोहली, दूसरा नाम जो मालूम पड़ा धोनी, तीसरा जो नाम मालूम पड़ा रोहित शर्मा, चौथा नाम जो मालूम पड़ा शिखर धवन, पांचवा जो नाम मालूम पड़ा आप मान के चलिए कि वो है सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों अगर इसी प्रश्न को आप इस दूसरे वाले व्यक्ति के पास ले जाओगे तो उसका आंसर हो सकता है पहले सचिन तेंदुलकर हो सकता है पहले सचिन तेंदुलकर हो, दूसरे नंबर पर वो सहवाग बोले, तीसरे नंबर पर वो रिकी पॉन्टिंग बोले, चौथे नंबर पर वो किसी और का नाम दे दे, पांचवें नंबर पर वो किसी और का नाम ले ले। ऐसे ही आप तीसरे वाले व्यक्ति के पास जाओगे तो पांचों के नाम उसके द्वारा अलग अलग ही बताए जाएंगे। हाँ, इनमें से कुछ 1-2 नाम कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जैसे इस प्रश्न का जवाब पहले वाले व्यक्ति ने दिया था, आप इसको देखना कि बिल्कुल इन चारों व्यक्तियों के द्वारा तुम्हें जो आंसर मिलेंगे वो भिन्न भिन्न मिलेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो पहला वाला प्रश्न था, इस पहले वाले प्रश्न की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, इसकी एक निश्चित कोई संग्रह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संसार के 5 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय नहीं है, आप इसका समुच्चय नहीं बना सकते। दोस्तों आप इस दूसरे वाले प्रश्न को देखिए, 10 से छोटी विषम संख्याओं का संग्रह। अगर आप इस प्रश्न को इन पांचों व्यक्तियों के द्वारा पूछोगे कि भाई बताइए कि 10 से छोटी विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपको सभी के द्वारा आपको जो आंसर मिलेगा, वो सभी के द्वारा जो आंसर मिलेगा वो विषम संख्याएं होंगी आपकी 1, 3, 5, 7, 9। आपको इस तरह से जवाब मिलेगा और ये जवाब 1, 3, 5, 7, 9 ये जवाब इस व्यक्ति के द्वारा नहीं, आप 1000 व्यक्तियों से भी अगर इस जवाब को पूछोगे कि भाई 10 से छोटी विषम संख्याओं का संग्रह आप मुझे बताइए, तो आपको सिर्फ यही आंसर मिलेगा सभी के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संग्रह है ये इसकी एक निश्चित परिभाषा है, ये एक सुस्पष्ट है, सुपरिभाषित संग्रह है। आप बस एक बात जान के समझ के चलिए कि अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को 10 व्यक्तियों से पूछते हैं और 10 व्यक्तियों का जवाब बिल्कुल आपको समान मिलता है, सेम मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आप
उस वस्तुओं का संग्रह करके समुच्चय बना सकते हो। और आपको यदि उसके जवाब अलग अलग भिन्न भिन्न मिलते हैं तो आप उनका संग्रह अगर बनाओगे तो वो समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय समझना है तो सिर्फ एक बात जान लो छोटी सी, कि आप किसी भी स्टेटमेंट को पूछ रहे हो किसी से भी, अगर उसके 10 व्यक्तियों से जवाब समान मिल गए, सेम मिले, तो वो समुच्चय है। अगर आंसर हमें भिन्न भिन्न मिले तो वो समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है? तो आप सोच के बताइए। आप इस प्रश्न को 10 व्यक्तियों से पूछोगे, 20 व्यक्तियों से पूछोगे, 100 व्यक्तियों से पूछोगे, तो आपको जवाब मिलेगा सिर्फ कि यस, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को आप जानते हैं, 5 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इस प्रश्न को जिन व्यक्तियों से पूछोगे सभी के आंसर आपको यही मिलेगा। तो इसका मतलब हर व्यक्ति से जवाब हमें यही मिलेगा, तो ये समुच्चय है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह क्या एक समुच्चय है? अगर इस प्रश्न को भी आप 10 व्यक्तियों से पूछोगे तो 10 के 10 के जवाब यही मिलेंगे कि यस, ये एक समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि आप जानते हो प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन से हमारे? तो पहला जो अभाज्य संख्या है वो है 2, दूसरी है 3, तीसरी है 5 और चौथी है 7। आप जानते होंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जो संख्या केवल स्वयं से कटे, यानी कि स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर देखिए गौर से कि दुनिया के 5 खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या एक समुच्चय है? आप इस प्रश्न को गौर से सोचिए। आपको लगता है कि आप इस प्रश्न को 10 व्यक्तियों से पूछोगे तो 10 व्यक्तियों के जवाब सेम मिलेंगे? आप देखना, अगर आप इस प्रश्न को पहले व्यक्ति से पूछते हैं तो आपको कोई बोलेगा भालू है, कोई बोलेगा चीता है, कोई बोलेगा शेर है, कोई बोलेगा मगरमच्छ है, कोई बोलेगा सांप है। फिर आप दूसरे व्यक्ति से जाओगे, उसकी नज़रों में कुछ और होंगे। मतलब इस प्रश्न की जो आंसर तुम्हें मिलने वाले हैं वो भिन्न भिन्न मिलने वाले हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह समुच्चय नहीं है। आप चौथे प्रश्न को देखिए। मेरठ के गरीब व्यक्तियों का संग्रह क्या एक समुच्चय है? तो मेरठ एक बहुत बड़ा शहर है। उस शहर में हमारे छोटे छोटे कस्बे भी हैं और उन कस्बों में छोटी छोटी कॉलोनी हैं, गलियां हैं। तो आप यह डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इस मेरठ के अंदर कितने गरीब हैं, कौन गरीब है। आप अगर एक गली में जाओगे तो वहाँ अगर किसी से पूछोगे कि भाई बताइए कि आपके यहाँ पे गरीब कौन है, तो उसके द्वारा बताए गए नाम कुछ अलग होंगे। दूसरे से पूछोगे उसके द्वारा नाम कुछ अलग होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी एक समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों, आपको समुच्चय क्या है ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम समुच्चय से आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।